इसके बाद हम प्रोसेस पे आते हैं, क्योंकि ये तो हमने बता दिया कि क्या क्या प्रेजेंट है बॉडी में, पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या प्रेजेंट है वो चीज़ हमने डिस्कस कर ली। लेकिन हमें प्रोसेस डिस्कस करना है पहले। तो ये प्रोसेस भी छोटे छोटे, ये प्रोसेस आपको लग रहा होगा कि ये तो एनसीईआरटी से भी बड़ा जा रहा है, बट दिक्कत ये है कि एनसीईआरटी में आपके पैराग्राफ्स दे रखे हैं और इसको मैंने फ्लो चार्ट में करके एटलीस्ट आपके जो कीवर्ड्स है वो आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे, तो आप भूलोगे नहीं, आपकी विजुअल मेमोरी भी रहेगी, इस वजह से ये है। ओके तो एज यू कैन सी कि हमने 261 पेज पूरा कर लिया है। डाइजेशन ऑफ फूड यहाँ से हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन 261 पेज तक पूरा कर लिया। तो अभी तक हमारे कितने पेजेस कवर हुए हैं? 1 2 3 4 5, फिफ्थ पेज हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोसेस से हम शुरू बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस कैसा है? डाइजेशन का प्रोसेस कैसा होता है? मैकेनिकल और केमिकल, राइट। स्टार्टिंग में क्या था? बायोकेमिकल भी लिखा था, तो केमिकल लिखा हो, बायोकेमिकल चलेगा। ओके बकल कैविटी के दो मेजर फंक्शंस बता रखे हैं, इसमें खुद लिखा है कि दो मेजर फंक्शंस क्या होते हैं, मैस्टिकेशन ऑफ फूड और स्वैलोइंग का फैसिलिटेशन। स्वैलो करेगा और मैस्टिकेशन होगा फूड का। ठीक है, तो इसमें और टीथ, टंग और सलाइवा, ये तीन चीज़ें क्या करती है? मैस्टिकेट करती है और मिक्स करती है। इसके बारे में सिर्फ यही लिखा है कि मैस्टिकेट करेगा, मिक्स करेंगे। जो म्यूकस है सलाइवा में वो क्या करता है? एक तो ल्यूब्रिकेट कर देगा और बोलस बना देगा। बोलस बना देगा मतलब एक गेंद टाइप बना देगा, एक बॉल जैसा बना देगा ताकि वो आगे की तरफ जाए खाना। ओके तो फेरिंग्स की बात करते हैं हम। फेरिंग्स, उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस में कैसे खाना जाएगा? ओके अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फेरिंग्स से ईसोफेगस में जब खाना जाता है, इसको कहते हैं ड्यूग्लिटेशन, इसको कहते हैं स्वैलोइंग। स्वैलो करना, जब निगलना, निगलना क्या होता है? जब फेरिंग से ईसोफेगस में जाता है। पीओ, ठीक है, पीओ, पीओ ही होती है स्वैलोइंग। यू हैव टू रिमेंबर दिस। हो सकता है कि आ जाए कि फेरिंग से नहीं, कि कहाँ से कहाँ जा रहा है फूड, फेरिंग से ईसोफेगस नहीं, ईसोफेगस से स्टमक की तरफ जा रहा है, या बकल कैविटी में से फेरिंग्स की तरफ जा रहा है, तो बोलते हैं स्वैलोइंग। नो, डिग्लूटेशन तो उसी को बोलते हैं जब फेरिंग से ईसोफेगस की तरफ आता है, पीओ। ठीक है, ये याद रखना। ईसोफेगस में जब फूड जा रहा होता है तो वो पेरिस्टालसिस के थ्रू जाता है। ऐसा नहीं है कि सीधा फूड गया और ट्यूब के एक एंड से शुरू हुआ और दूसरे एंड पे ऐसे गिर गया। नो, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स होती हैं, सक्सेसिव वेव्स जो निकलती हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस निकलते हैं, सक्सेसिव वेव्स बोलते हैं। ओके सलाइवा के कंटेंट्स इधर लिख रखे हैं। सलाइवा के कंटेंट्स हमें पता करने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होती है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का होता है, तो ये याद रखना। पोटेशियम और बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यहाँ पे भी तीन चीज़ें प्रेजेंट है, देखो। इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम अमाइलेज, लाइसोजाइम। यहाँ पे सीरम अमाइलेज है, यहाँ पे कार्ब स्प्लिटिंग एंजाइम है। ये एमाइलेज को जहाँ पे भी ASE लगता है, इट मीन्स दैट ये एंजाइम है। और एंजाइम, ये वाला एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करता है, और ये हाइड्रोलिटिक एक्शन है। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एक्शन से ही कार्बोहाइड्रेट स्प्लिट होता है। तो यहाँ पे 30% ऑफ जो स्टार्च है, इंपॉर्टेंट है कि कितना परसेंट? 30% स्टार्च जो है वो सीरम अमाइलेज माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, डाइसैकेराइड। ओके डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। इसका pH 6.8 pH है। ओके और लाइसोजाइम थर्ड था, ये एंटीबैक्टीरियल है, इन्फेक्शन ना हो इससे बचाता है, बस बैक्टीरिया को मारता है, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब आता है स्टमक में। ये पूरी की पूरी बकल कैविटी की कहानी थी। अब हम स्टमक में आएंगे। यहाँ पे फूड जो है वो 4 to 5 आवर्स तक रहता है। अब यहाँ पे भी 3 टाइप्स के सेल्स हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। यहाँ पे भी देखो 3 टाइप्स के सेल्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे म्यूकस नेक सेल्स हैं, म्यूकस वाले जो म्यूकस सिक्रीट करेंगे। पेप्टिक या चीफ सेल्स हैं, चीफ सेल्स पीसी, पीसी से याद रखना है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी से याद रखना है। पेप्टिक और चीफ सेल्स क्या करते हैं? पेप्सिनोजन, ठीक है, प्रोएंजाइम होता है, ये सिक्रीट करेंगे। पैराइटल और ऑक्जेंटिक, ये
HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं। विटामिन इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट है। कौन से विटामिन के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट है? विटामिन B12, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको याद कैसे रखना है? याद आपको ऑक्जेंटिक है, पेरोक्सी है, सॉरी पेराइटल है, और एक्जेंटिक प्रॉक्सी से प्रॉक्सी लगाते हैं ना लोग, प्रॉक्सी ऐसे ही लगा देते हैं कि जो नहीं आता स्टूडेंट उसकी प्रेजेंट लगवाना प्रॉक्सी होती है, तो प्रॉक्सी से पेरोक्सी ऐसे बोलना है। और पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स से क्या हो रहा है? HCl। जो दूसरे वाला फिर होगा वो पेप्टिक और चीफ होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो पेप्सिनोजन को सिक्रीट करेगा। काइम की बात आती है, काइम को क्या क्या होता है? काइम फूड जो बोलस है और एसिडिक जो गैस्ट्रिक जूस के साथ, फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो चीज़ होती है, उसको हम काइम बोलते हैं। और ये इसकी मिक्सिंग कैसे होती है गैस्ट्रिक जूस से? मस्कुलर वॉल, हमने वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में इतनी सारी वॉल्स पढ़ी थी, तो मस्कुलरिस लेयर भी तो पढ़ी थी, तो वो स्मूथ मसल्स है वहाँ पे, वही सारी जो मूवमेंट्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे भी जितनी भी चर्निंग मोमेंट्स है, तो वो उसकी वजह से फूड है वो गैस्ट्रिक जूस में मिक्स होता है, और उसी को हम बोलते हैं काइम। और इसके कंटेंट्स, काइम के कंटेंट्स पूरा देखते हैं हम। ठीक है, काइम के कंटेंट्स देखेंगे। कंटेंट्स क्या हैं पूरे? एसिडिक, सॉरी नॉट काइम के कंटेंट्स, एसिडिक जूस के कंटेंट्स, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट्स। ओके, तो कंटेंट्स में हम पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन HCl की हेल्प से ही पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ प्रोटियोलिटिक। अब यही जो प्रोटीन है, एंजाइम तो एक्टिव हो गया पहले, क्योंकि एंजाइम जो था वो इनएक्टिव था। इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव किसने बनाया? HCl ने। अब यही जो एंजाइम है ये प्रोटीन्स को तोड़ेगा, क्योंकि हमने प्रोटीन भी तो लिया है, प्रोटीन्स को तोड़ेगा पेप्सिन की हेल्प से। किस किस में? दो चीज़ों में, प्रोटियोज और पेप्टोन्स। ब्रैकेट में पेप्टाइड्स लिखा है, इनमें टूट जाता है। म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस का क्या फंक्शन दे रखा है इन्होंने? ल्यूब्रिकेशन के लिए और एक्सकोरिएशन प्रोटेक्शन। क्योंकि आपको पता है कि पेट में HCl है, HCl का pH बहुत कम होता है, तो जो स्टमक की लाइनिंग है वो ख़राब हो सकती है, वो जल सकती है उस HCl से। तो अभी क्या होता है? तो इस वजह से म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो स्टमक की लाइनिंग है वो इंटैक्ट रहे। ओके, अब इसमें लाइपेज भी होता है। लाइपेज में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, जो फैट का जो डाइजेशन होता है वो या पेट में ज़्यादा होता नहीं है, तो इसलिए लाइपेज बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। और HCl के pH की मैं बात कर रही थी, HCl का pH आया है 1.8, तो 1.8 एज यू नो कि इट इज़ इनफ टू बर्न योर म्यूकोजा, क्योंकि नाजुक ही होती है, बहुत ज़्यादा वैसी नहीं होती है रफ। ओके, रेनिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेनिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, और ये मिल्क प्रोटीन, ये इन्फेंट्स में मिलता है, और ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ओके, इन्फेंट्स में मिलता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और ठीक है, प्रोटियोलिटिक है, विच वी नो। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि एक रेनिन जो है वो एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी रेनिन है, बट वो रेनिन सिंगल एन वाला है, ये वाला डबल एन वाला है। ये आपको स्पेलिंग हमेशा, जब भी क्वेश्चन है स्पेलिंग पे हमेशा जाना है, स्पेलिंग हमेशा नोटिस करनी है कि डबल एन है, सिंगल एन है। डबल एन है तो मतलब ये स्टमक वाला है, अगर सिंगल एन है तो मतलब वो किडनीज वाला, वो एक्सक्रीशन वाला है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे स्टमक की बात हो गई कंप्लीट, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स कौन कॉज करा रहा है? मस्कुलरिस, हर चीज़ में मस्कुलरिस ही मूवमेंट करवा रहा है, क्योंकि उसी में स्मूथ मसल्स थी ना, स्मूथ मसल्स थी। और अभी याद करो कि कितनी तरह की मसल्स मैंने बताई थी, उसमें आउटर जो थी वो मैंने उल्लू बताया था, तो क्या था? आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और उसके सेकंड में क्या था? इनर सर्कुलर, ICU बताया था, इनर सर्कुलर, और कहीं कहीं ऑब्लिक भी होती है, ये चीज़ बताई थी मैंने। ओके, सो रिकॉल करना है बार बार। सिक्रीशन रिलीज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं वो फिर से 3 है। ठीक है, बाहर से जितनी भी सिक्रीशंस आती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती हैं, क्योंकि देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो खुद के एंजाइम्स है वो तो हेल्प करते ही हैं,
लेकिन बाहर से भी जो ग्लैंड्स थे वो भी यहाँ पे भेजते हैं डाइजेशन के लिए, क्योंकि वो खुद वहाँ पे तो फूड नहीं जाएगा, तो वो अपनी जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भेज देते हैं कि भाई डाइजेशन कर दो तुम। स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी सिक्रीशन रिलीज होती हैं? बाइल, बाइल लाएगा। पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रियास का जो सिक्रीशन है एंजाइम वाला, वो यहीं पे आएगा। इंटेस्टाइन का भी सिक्रीशन यहीं पे रहता है। और ये जो है ये हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू आता है, याद रखना, बाइल और पैनक्रिएटिक जूस, ओके। हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू, इंटेस्टाइनल थोड़ी ना आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इंटेस्टाइनल तो यही रहेगा, ओके। अब इसको ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, अब इसकी हम डिटेल पढ़ते हैं। बाइल जो है, बाइल सबसे पहले रिलीज इन ड्योडेनम, ड्योडेनम में रिलीज होता है। और इसके कंटेंट्स में ये तो यही तो हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, कहाँ रिलीज होता है ये नहीं पता, लेकिन सारी चीज़ें ड्योडेनम में रिलीज होती हैं, फाइन। ड्योडेनम में रिलीज होगी। इसके कंटेंट्स, बाइल के कंटेंट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइल ही है, बाइल में भी बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, पिगमेंट होते हैं, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन। बाइल में सॉल्ट्स भी होता है, बाइल सॉल्ट्स बोलते हैं उन्हें। कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, लेकिन कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल का काम क्या है? वो लाइपेज को एक्टिवेट करता है और फैट इमल्सिफिकेशन करता है, फैट्स को स्मॉल मिसल्स में, छोटे छोटे मिसल्स में उसको तोड़ता है, तोड़ने की हेल्प करता है, खुद नहीं तोड़ता है लेकिन असिस्ट करवाता है, ठीक है, लाइपेज के थ्रू तोड़वाता है। तो ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस पे कंटेंट्स में आएंगे। कंटेंट्स में इसमें क्या है? इनएक्टिव एंजाइम्स है सारे, ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है, एमाइलेज भी है, लाइपेज भी है, न्यूक्लिएज, ये याद रखना है, न्यूक्लिएज है, ओके, न्यूक्लिएज है। ट्रिप्सिनोजन, अब ट्रिप्सिनोजन में अभी मैंने पहले बोल दिया कि ये तो इनएक्टिव एंजाइम है, जहाँ पे भी ओजन ओजन लगता है वो इनएक्टिव है। जैसे पेप्सिनोजन स्टार्टिंग में था वो भी इनएक्टिव था, तो ये भी इनएक्टिव है। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी हेल्प से? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज की कहानी पढ़ लो पहले। इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इसी को सिक्रीट करती है। एंटेरोकाइनेज इज सिक्रीटेड बाय एंटेरो। एंटेरो का मतलब ही क्या होता है? एंटेरो इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन्स, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो इंटेस्टाइन से सिक्रीट करवा रही है, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन खुद तो अब एक्टिवेट, ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट हो गया ट्रिप्सिन में। अब ट्रिप्सिन जो है, जो एक्टिवेट हो चुका है, वो सारे एंजाइम्स को तोड़ तोड़ के पूरा सबको वो एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। पैनक्रिएटिक जूस में जितने भी एंजाइम्स है जो एक्टिवेटेड नहीं है, काइमोट्रिप्सिनोजन नहीं था, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज नहीं था, तो ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस, थर्ड इंटेस्टाइनल जूस, ये इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है, इसको सकस एंटेरिकस भी बोलते हैं। इंटेस्टाइनल जूस को सकस एंटेरिकस भी बोलते हैं। एंटेरिकस इंटेस्टाइन से रिलेटेड है और ये आपको इस तरह से याद रहेगा। ब्रश बॉर्डेड एपिथेलियम प्लस ब्रश बॉर्डेड सेल्स हैं और गॉबलेट सेल्स हैं, यहाँ पे इनसे सिक्रीट होता है ये, ठीक है जी, इनकी सिक्रीशंस है। ब्रश बॉर्डर सेल से जो सिक्रीट होता है और जो गॉबलेट सेल से म्यूकस सिक्रीट होता है, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? एक हमारा सकस एंटेरिकस बन गया, सकस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस बन गया, ठीक है। अब इसके कंटेंट्स पढ़ते हैं, सबके कंटेंट पढ़े, इसके भी कंटेंट्स पढ़ेंगे। डाइसेकेराइडेज, डाइसेकेराइडेज माल्टेज, याद हो आपको कि जो 30% स्टार्च था माउथ में, वो कन्वर्ट हुआ था माल्टोज में, ठीक है, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हुआ था। अब उसी डाइसेकेराइड को ये तोड़ देगा। डाइसेकेराइडेज है, डाइपेप्टिडेज है, लाइपेज है और न्यूक्लियोसाइडेज है। अब ये याद रखना है कि साइडेज का है, न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लिएज का है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ओके। प्रोटेक्शन ऑफ, अब ये यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा फ्रॉम एसिड। इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है एसिड से, तो वो अल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करता है 7.8, यहाँ का पीएच 7.8 है, HCl का पीएच कितना था? 1.8, सब में 0.8 है। अगर आप नोटिस करोगे आपके माउथ में पीएच जो था सलाइवरी एमाइलेज जहाँ पे वर्क कर रहा था वो कितना था? 6.8। HCl का कितना पीएच बताया इन्होंने? 1.8। ये चीज़ बताइए इंटेस्टाइनल जूस की, यहाँ पे आपका पीएच इंटरनल में पीएच कितना है? 7.8, तो सारा 0.8 में चल रहा है,
ये याद रखना है। म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन कहाँ से आएंगे, पैनक्रियाज से। सेम चीज़ जहाँ पे वहाँ पे एक्सकोरिएशन में हम प्रिवेंशन करवा रहे थे उसकी स्टमक की लाइनिंग, यहाँ पे भी इंटेस्टाइनल लाइनिंग हम एक्सकोरिएशन से प्रिवेंट करवा रहे हैं इन्हीं के थ्रू। और ये कौन सिक्रीट करता है, ये सब म्यूकोजल ग्लैंड्स, ब्रनर ग्लैंड्स, सब म्यूकोजा में ग्लैंड्स थे ना, ब्रनर ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीट करता है ड्यूडेनम में। ओके, तो अब कार्ब, तब हम यहाँ पे जो चीज़ ब्रेक डाउन हो रही है उसकी बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, काइम में कार्बोहाइड्रेट है तो पॉलीसेकेराइड, स्टार्च को पैनक्रिएटिक अमाइलेज करेगा, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा, जो बच्चा खुचा है ये भी डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फैट में लाइपेज विद द हेल्प ऑफ बाइल, डाइग्लिसराइड्स में फिर मोनो, डाई से मोनो में चला जाएगा। प्रोटीन्स में कौन से हैं, पार्शली हाइड्रोलाइज्ड ये थे। प्रोटीन्स की अगर मैं बात करेंगे तो ये प्रोटियोज और पेप्टोन्स है, ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज का एक्टिव वर्जन, वो इनएक्टिव था, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये एक्टिव वर्जन है। ये भी डाईपेप्टाइड में इसको तोड़ देगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले न्यूक्लियस। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ना स्टमक में ये सब चीज़ें हुई हैं, न्यूक्लिक एसिड की ना डाइजेशन ना माउथ में ना बकल कैविटी में हुआ और ना ही स्टमक में हुआ, ये सीधा का सीधा इंटेस्टाइन में हुआ है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस एक्ट करेगा, न्यूक्लियस से न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे, फिर न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ये अब एंड प्रोडक्ट में, इनके एंड प्रोडक्ट में कौन एक्ट करता है, सकस एंटेरिकस, क्योंकि ये तो पैनक्रियाज के एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन है, फाइनल स्टेप्स जो हैं एंड प्रोडक्ट्स पे सकस एंटेरिकस को ही काम करना है, वो म्यूकोजल एपिथेलियम के बहुत ही क्लोज होते हैं इंटेस्टाइन में, ये लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में। और जो ब्रेक डाउन है, अब ये ध्यान देने वाली बात है, ब्रेक डाउन है जो ड्यूडेनम में होता है, एब्जॉर्प्शन जेजुनम इलियम में, डीजेआई, याद है सीक्वेंस, डीजेजी मैंने बताया था सीक्वेंस। तो जो ब्रेक डाउन है वो फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा, बाकी के जो 2 पार्ट्स में इंटेस्टाइन के वो एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे कि डाइपेप्टाइड है, ये ए अमाइनो एसिड्स में, डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइडेज ही तोड़ेगा ना, तो इसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। माल्टोज है, माल्टोज पे माल्टेज एक्ट करता है तो ये 2 ग्लूकोज बनते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है कि माल्टोज टूट के क्या बनता है, 2 ग्लूकोज। लैक्टोज टूट के क्या बनता है, गैलैक्टोज। एक तो लैक्टेज तो इस पे एक्ट करेगा ही, बट ये जो एक ग्लूकोज ही होगा, सब में एक ग्लूकोज तो है ही। माल्टोज में 2 ग्लूकोज है, लैक्टोज में गैलैक्टोज है, सुक्रोज में एक फ्रक्टोज आ जाता है, बाकी सब सेम है, याद रहेगा। न्यूक्लियोटाइड्स जो हमने यहाँ पे एंड में बने थे, न्यूक्लियोटाइड्स जो बन रहे थे, न्यूक्लियोटाइडेज होगा, उसके बाद न्यूक्लियोटाइडेज की हेल्प से न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइडेज शुगर और बेस में इसको कन्वर्ट कर देगा, लास्ट में शुगर और बेस बनता है। डाई और मोनोग्लिसराइड्स जो हैं वो फैटी एसिड, ये फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये लास्ट में बिल्कुल बनता है। अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 चीज़ों का एब्जॉर्प्शन बता रखा है, वाटर, मिनरल एंड ड्रग्स। एनसीईआरटी में सिर्फ 3 चीज़ों का एब्जॉर्प्शन बता रखा है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। और इसके बाद यहाँ पे म्यूकस भी सिक्रीट होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है वाई, टू अडेयर वेस्ट को अडेयर करना बहुत ज़रूरी होता है कि फीसस को अगर फॉर एग्जांपल अगर वो बिल्कुल ही पार्टिकल्स बिखरे हुए हों तो उसका जो रिमूवल है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा पेरिस्टालसिस के थ्रू, और जो उसके जो पार्टिकल्स है हो सकता है वो पीछे छूट जाएंगे, तो इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्थी। पूरा कंप्लीट रिमूवल इम्पॉर्टेंट होता है, इस वजह से अडेयर करना पड़ता है वेस्ट को। इसके बाद जो लुब्रिकेशन फॉर इजी पैसेज, ईजिली पास हो जो फीकल मैटर है उसके लिए पैसेज का लुब्रिकेट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से म्यूकस सिक्रीट होता है। फीकल मैटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है विच इज़ इलियम से सीकम में जाता है, सीकम इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए बीच में एक वॉल्व पड़ता है विच इज़ कॉल्ड इलियोसीकल वॉल्व। एज यू कैन सी
इलियोसिकल, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, इलियम एंड सिकम। तो ये अंडरस्टूड है। वॉल्व का फंक्शन ही होता है कि बैक फ्लो प्रिवेंट करना, तो यहाँ पे भी बैक फ्लो ही प्रिवेंट होगा ताकि जो फीकल मैटर है वो पीछे ना चला जाए। पीछे चला जाएगा तो इट इज़ डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फुली इवैक्यूएट द फीकल मैटर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे चीज़ें सिक्रीट हो रही है, म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों का ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सारी चीज़ों का नहीं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ फाउंड हियर। तो यहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा। रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है फीकल मैटर को जब तक उसका रिमूवल नहीं हो जाता है, डिफिकेशन जब तक नहीं हो जाती तब तक टेम्परेली वो वहीं पे स्टोर रहेगा। ठीक है। अब जीआईटी एक्टिविटीज़ है, जीआईटी एक्टिविटीज़ का रेगुलेशन भी होता है, कोई तो रेगुलेट करेगा। जितनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कोई तो देखेगा कि किस तरह से किसको ज़्यादा करना है, किसको कम करना है, कब एंजाइम्स निकलवाने हैं ज़्यादा, कब कम करवाने हैं। तो ये सब जो कंट्रोल है वो नर्वस सिस्टम के अंडर होता है, और वो ये हार्मोन्स के सिस्टम के अंडर भी होता है। मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरल कंट्रोल, नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर ही इस चीज़ को रेगुलेट करते हैं। जब आप फूड लेते हो, कई बार ओरल कैविटी में जब आपका फूड जाता है, उसकी साइट और उसकी स्मेल से सलाइवा सेक्रेशन स्टिमुलेट होता है, सलाइवा सेक्रेशन स्टिमुलेट होगा। और इसी की वजह से जब आप फूड लेते हो, जब फूड अंदर जाता है तो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन भी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये सब जो भी है ये नर्वस कंट्रोल है, ये न्यूरल कंट्रोल के अंदर होता है। और मस्कुलर एक्टिविटी का कंट्रोल 2 चीज़ों पे बता रखा है, लोकल और सीएनएस। लोकल नर्वस सिस्टम है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये दोनों चीज़ें रेगुलेट करती है मस्कुलर एक्टिविटी। मस्कुलर एक्टिविटी मीन्स की मस्कुलरिस लेयर की जो एक्टिविटी है, हमने एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स पढ़ी थी। वॉल एलिमेंट्री कैनाल वॉल की 4 लेयर्स थी, उसमें से एक थी मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जो कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होते हैं, वो जो है वो इन्हीं के अंडर होते हैं, लोकल और सीएनएस के अंडर। इसके बाद हार्मोनल कंट्रोल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि हार्मोनल कंट्रोल भी होगा। तो हार्मोनल कंट्रोल कैसे, यहाँ पे लोकल हार्मोन सिक्रीट होंगे गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के थ्रू, म्यूकोजा ही सिक्रीट करती है। और यहाँ पे लोकल हार्मोन्स की यहाँ पे नाम नहीं दे रखे हैं। 4 तरह के हार्मोन्स एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन में बता रखा है कि गैस्ट्रिन है आपका, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन सीसीके बोलते हैं, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी। तो ये लोकल हार्मोन्स हैं, और ये लोकल हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एक्टिविटी। फाइन। अब आप एब्जॉर्प्शन पे आते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जो एंड प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन के, अब डाइजेशन तो हो गया, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स बन गई। अब जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो उनका ब्लड या लिम्फ में एब्जॉर्ब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्ब होना मीन्स कि सर्कुलेशन में आना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक बार टूट चुके हैं वो सर्कुलेशन में आएंगे तभी तो सारी बॉडी की टिश्यूज़ में जाएंगे वो। ओके। तो टिश्यूज़ में जाने के लिए उनका सर्कुलेशन में आना इंपॉर्टेंट है, और ये जो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस से वो सर्कुलेशन में आते हैं, इस प्रोसेस का नाम ही एब्जॉर्प्शन होता है। और ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के थ्रू ब्लड और लिम्फ तक पहुंचते हैं। फाइन। तो 3 तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं, पैसिव, फैसिलिटेटेड, एक्टिव। पैसिव में एज यू कैन इन्फर फ्रॉम द वर्ड कि पैसिव में किसी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो ये सिंपल डिफ्यूजन से होता है, एंड इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मीन्स कि जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पे हाई होगा, हाई टू लो ही उसकी डायरेक्शन होगी। फाइन। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स के बारे में बात कर रखी है कि इन सबका एब्जॉर्प्शन होता है। फाइन। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड में भी बता रखा है और एक्टिव में भी बता रखा है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि सब में इसका एब्जॉर्प्शन बता रखा है। एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स में क्लोराइड आयंस पैसिव एब्जॉर्प्शन बता रखा है, और सोडियम में एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। फाइन। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ये H2O, ये तो पैसिव आपको लगेगा ही। और जो कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन के बारे में फैसिलिटेटेड की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब आपको समझ आता है कि किसी की हेल्प से,
किसी की अगर हेल्प से कोई प्रोसेस होती है, इट मीन्स दैट इट इज़ फैसिलिटेटेड। और ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन की, ये कौन फैसिलिटेट कर रहा है? कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन की हेल्प से हो रहा है। एक्टिव में एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि एक्टिव है तो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा और ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, यू हैव टू रिमेंबर क्लोराइड और सोडियम, ये जो आयंस है इनका बारे में याद रखना है। नाउ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, दीज आर इनसोल्यूबल इन ब्लड। इनसोल्यूबल है तो ये ब्लड में एग्जैक्टली ऐसे इस तरह से एब्जॉर्ब हो नहीं सकते, तो इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है एब्जॉर्प्शन का। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये मिसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, एंड दीज मिसल्स गो टू इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में चले जाते हैं और यहीं पे इनका रीफॉर्मेशन होता है, दोबारा से रीफॉर्म हो जाता है। रिफॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ इसमें प्रोटीन कोटिंग चढ़ जाती है इन पे। अब जब प्रोटीन कोटिंग चढ़ गई तो इसके बाद इसको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो लैक्टियल्स में होता है। लैक्टियल्स आपको क्रिप्स बताई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो क्रिप्स हैं वहीं पे लैक्टियल्स होती हैं और उधर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद ये इवेंचुअली जाके ब्लड में ही एब्जॉर्ब होता है। फाइन। यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स बता रखे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, और यहाँ पे किन किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होगा माउथ में। सर्टेन ड्रग्स in contact with mucosa of mouth, lower side of tongue into blood capillaries। तो ये है ड्रग्स के बारे में बता रखा है। और ड्रग्स में जैसे नाइट्रोग्लिसरीन इज़ वेरी फेमस, जो एंजाइना के अटैक में आप देते हैं हार्ट की डिजीज़ में। जो एंजाइना का अटैक आता है तो नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो सबलिंगुअली होता है, राइट। तो सबलिंगुअली होता है तो रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है उसका ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। तो ये चीज़, ये बस एग्जांपल है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, ऐसा एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है। स्टमक में 3 चीज़ों का एब्जॉर्प्शन बता रखा है पानी का, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल। अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहीं नहीं बता रखा, अल्कोहल फर्स्ट टाइम आया है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, और डाइजेशन यहीं पे कंप्लीट होता है और फाइनल प्रोडक्ट्स यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फाइन। यहाँ पे फिर लार्ज इंटेस्टाइन पे आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन पे सॉरी ये ओमिट हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज और जितने भी FA+ ग्लिस्ट्रॉल मीन्स फैटी एसिड प्लस ग्लिस्ट्रॉल और अमाइनो एसिड्स, इन सब का एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, तो ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 चीज़ों का बता रखा है, वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स, ठीक है, ये पहले भी बता चुके हैं। अब एसिमिलेशन पे आते हैं। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक बार जब सब्सटेंसेस जो हैं वो एब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्ब होने के बाद उनको टिश्यूज़ में पहुंचना और उसका यूटिलाइजेशन होना। यूटिलाइजेशन मतलब क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होगा वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका यूटिलाइजेशन होना ही उनका एसिमिलेशन है। जो एब्जॉर्प्शन के बाद की प्रोसेस है उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन है, अब यूटिलाइज हो गया, अब वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, अब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ एक्सक्रीशन में आती है। एक्सक्रीशन में कैसे होता है, इट इज़ द न्यूरल रिफ्लेक्स, और ये न्यूरल रिफ्लेक्स ये कौन जनरेट करता है, जो आपका फीकल मैटर है, फीकल मैटर वॉल्स के थ्रू न्यूरल रिफ्लेक्स जनरेट करता है। अर्ज होती है रिमूव करने की उसे, तो फीकल एजेशन होता है थ्रू ओपनिंग, जिसको हम एनस बोलते हैं, एनल ओपनिंग, बाहर निकलता है और इसी को हम डिफिकेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को ही डिफिकेशन बोलते हैं। ये वॉलेंट्री प्रोसेस है, मीन्स हमारे कंट्रोल में है, ऐसा तो नहीं है कंट्रोल में नहीं होती, कंट्रोल में नहीं होती है विच मीन्स इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, वो अलग चीज़ है, वो डिजीज़ के पार्ट में आता है, लेकिन नॉर्मली ये कंट्रोल में रहता है आपकी, तो ये वॉलेंट्री प्रोसेस है। और मास पेरिस्टैटिक मूवमेंट मीन्स पेरिस्टाल्सिस होती है यहाँ पे, उसके थ्रू ही इवैक्यूएशन होता है। मास पेरिस्टाल्सिस मीन्स कि बहुत ज़्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। फाइन, ओके। डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। डिसऑर्डर्स में मोस्ट कॉमन जो एलिमेंट है वो इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन होती है, बैक्टीरियल और वायरल दोनों के इन्फेक्शन से हो सकता है। इन्फेक्शन बाय पैरासाइट्स भी दे रखे हैं इधर, टेपवर्म है, राउंडवर्म है, थ्रेडवर्म, हुक पेन, ये सब तो ये याद कर सकते हो। और जॉन्डिस में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, लिवर का। स्किन आईज येलो हो जाती हैं, वाई, बिकॉज बाइल पिगमेंट इज गेटिंग डिपॉजिटेड। वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है, जो स्टमक के कंटेंट है, स्टमक में जो भी आपका जो भी कंटेंट है वो इजेक्ट हो जाता है माउथ के थ्रू। वॉमिट सेंटर कहाँ है, मेडुला में, वे ही इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। और
वॉमिटिंग से पहले क्या होता है, नोज़िया, नोज़िया की फीलिंग होती है, वॉमिटिंग की फीलिंग आना, उसको नोज़िया बोलते हैं। और वो आपको जैसे मुझे वॉमिटिंग आने वाले हैं फ्यू पीपल से ना, तो ये नोज़िया होता है। डायरिया, डायरिया एबनॉर्मल फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट, एबनॉर्मल हो जाती है बाउल मूवमेंट, ज़्यादा बार जाना पड़ता है, और इसकी जो लिक्विडिटी है, जो फीकल मैटर का जो कंसिस्टेंसी है वो ऑलमोस्ट लिक्विड हो जाती है, तो इसमें ऐसा रहता है। और एब्जॉर्प्शन जो फूड का है वो डिक्रीज रहता है। कॉन्स्टिपेशन में रेक्टम में रिटेन्ड रहता है जो फीकल मैटर है। बाउल मूवमेंट्स इर्रेगुलर होती हैं, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी 3 दिन बाद हो रहा है, तो ये वेरी करता है, तो इसी चीज़ को कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इंडाइजेशन, फीलिंग ऑफ फुलनेस, वाई, बिकॉज फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, ढंग से डाइजेशन नहीं होगा तो ऐसा पेट फूला फूला सा लगता है। और ढंग से डाइजेशन क्यों नहीं होगा, एंजाइम सिक्रीशन अगर ढंग से नहीं हुआ तो नहीं होगा। आपने मतलब एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी की वजह से भी एंजाइम का जो सिक्रीशन है वो इम्पैक्ट करता है उस चीज़ को, तो इस वजह से भी नहीं होगा डाइजेशन अच्छे से। फूड पॉइजनिंग हो गई है, ओवर ईटिंग कर लिया आपने, तो इस वजह से भी आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, समरी पे आते हैं। समरी में मोस्टली सारी जो चीज़ें हैं वो टेक्स्ट में कवर हो चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई हैं, तो वी आर रीडिंग दोज थिंग्स कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उसमें लिवर के साथ विद गॉल ब्लैडर ये चीज़ लिख रखी है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। स्टमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ये लाइन दे नहीं रखी है बट इट इज़ प्रिटी मच अंडरस्टूड कि वहाँ पे लाइपेज, स्टमक में लाइपेज कम था तो लिपिड का एब्जॉर्प्शन तो होगा ही नहीं, बाकी चीज़ों की तो बात ही छोड़ दो, उसमें था नहीं। और सिर्फ प्रोटीन का पेप्सिनोजन के थ्रू, पेप्सिन के थ्रू बेसिकली होता है, तो यहाँ पे मेनली प्रोटीन का ही डाइजेशन होगा, ये लाइन दे रखी है, ये लाइन सिर्फ समरी में दे रखी है, तो आप रिटन इट डाउन। काइम जो है, जो एब्डोमेन में सॉरी ड्योडेनम में जो काइम पहुंचता है वो इज एक्टेड अपॉन बाय पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल आता है, और एंजाइम सकस एंटेरिकस में जो एंजाइम होते हैं, ये भी आपको लिख रखा है। ये लाइन मोस्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये लाइन नहीं दे रखी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड फीकल मैटर इज सेमी सॉलिड, तो ये इम्पॉर्टेंट था। तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग, तो आपके सारे अपने पेजेस कवर कर चुके हैं। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चंस हैं या आपको लगता है कि किसी तरह से आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।